Assalamu alaikum everyone. I am here for a new webinar on CSA पाकिस्तान। और आज हमारा टॉपिक है अफेक्टिव क्राइम सीन रिस्पांस फॉर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। So first of all, let me introduce myself. I am Amna Khan and I am serving as a forensic expert for the last 8 years in police service. तो आज हम जिन बातों को डिस्कस करेंगे वो हमारा फोकस होगा कि एक क्राइम सीन पे जो है वो नॉर्मल पर्सन किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकता है। इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता आपके नेबर्स में जो है वो कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी जनरल क्राइम सीन आपके इर्द गिर्द हो जाता है, तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि इस क्राइम सीन को जो है वो हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। इस पे होने वाले जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है एफिशिएंट उसको किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फोरेंसिक साइंस है क्या। अगर कोई भी हमारे पास क्राइम सीन हो जाता है, किसी भी प्लेस पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी अगर हो जाती है तो उसको हम लेते हैं एज अ क्राइम सीन। और क्राइम सीन पे जितने भी हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसको हम कह सकते हैं फोरेंसिक साइंस। यानी कि फोरेंसिक साइंस जो है वो रिलेट कर रही होती है क्राइम को इन्वेस्टिगेशन के साथ और इसको लेकर चलती है ये कोर्ट तक। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी क्राइम सीन हो जाता है, एक रोड एक्सीडेंट है या किसी जगह पे मर्डर हो जाता है और आप उस जगह पे पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले आपको अपनी सिक्योरिटी की जो है वो फिक्र होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता नेक्स्ट उस इंसिडेंट पे कोई थ्रेट तो नहीं है। सबसे पहले आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपको कोई थ्रेट तो नहीं है। सबसे पहले आप इर्द गिर्द का जायज़ा लें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि दोबारा वहाँ पे कोई वेपन है, यहाँ या कोई क्रिमिनल हो सकता है कि जो आप पे अटैक कर दे। इस चीज़ को देखने के बाद फिर आपने नेक्स्ट क्या देखना है कि वहाँ पे जो विक्टिम है, क्या उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, खुदा ना खास्ता उसको कोई कैटास्ट्रोफिक ब्लीडिंग तो नहीं है। कैटास्ट्रोफिक ब्लीडिंग एक ऐसी ब्लीडिंग होती है जिसमें आपकी कोई मेन जो है आर्टरी कट हो गई है और जिसमें आपकी विद इन 2 to 3 मिनट्स जो है वो डेथ हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले आपने विक्टिम को चेक करना है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। अगर ब्लीडिंग है तो फौरन से आप जो भी अवेलेबल आपके पास बैंडेज है या कोई चीज़ है, फौरन से आप कोशिश करें कि आप ब्लीडिंग को स्टॉप करें। नेक्स्ट जो है वो आप उसके एयरवेज चेक करने हैं कि कोई सांस की नाली में कोई चीज़ तो नहीं है, वो कॉन्शियस है या नहीं कॉन्शियस। आप उसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं आप एट द स्पॉट आपने उसकी हेल्प जो है वो करनी है। अब फर्स्ट एड जो है इसका तो पूरा एक सब्जेक्ट है और इसकी पूरी एक ट्रेनिंग है। लेकिन जो है एट द स्पॉट आपने अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है कि आप जो है वो अपनी स्किल के मुताबिक इन चीज़ों को देख लें, ब्लीडिंग को, उसकी एयरवेज को। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने फौरन जो है वो मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करनी है, रेस्क्यू 1122 पे कॉल करनी है या पुलिस को इन्फॉर्म करना है। क्योंकि क्राइम सीन को रिस्पॉन्स करने के लिए सबसे पहले आपको पुलिस जो है उसकी ज़रूरत होगी। पुलिस के बगैर जो है वो आप क्राइम सीन को प्रोसेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसके बाद बात आ जाती है कि क्राइम सीन प्रिजर्वेशन की। हमने हमारे इर्द गिर्द ये ऑब्जर्व किया है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई रॉबरी हो जाती है या कोई मर्डर हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सब लोग उस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, उस विक्टिम को घेर लेते हैं। हम हर चीज़ को जो है वो उसको टच करने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो जो है इस लेक्चर के बाद आपके माइंड में ये चीज़ें होंगी और ये हर कॉमन पर्सन को ये चीज़ें पता होना चाहिए कि जब भी अगर किसी जगह पे कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैक्सिमम जितना भी हम उस सीन को प्रिजर्व कर सकें हमें उसके लिए उसको प्रिजर्व करना चाहिए।
और उसके क्या स्टेप्स होंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी। इस लेक्चर में जो है जनरली हमारी क्या आउटपुट होंगी, हमें ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में हमारे पास फोरेंसिक की कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हैं। अगर हमारे साथ कोई हो जाता है ऐसा इंसिडेंट, हमारे कोई बैंक फ्रॉड हो जाता है, या कोई ऑडियो में हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, या कोई वीडियो भेज के हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस सूरत हाल में जो है वो हम पाकिस्तान में कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट किस किस डिपार्टमेंट की अथेंटिक होगी। तो ये ओवरऑल नॉलेज जो है वो हमें पता चलेगा इससे। अच्छा जी, सबसे पहले आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो है वो फोरेंसिक साइंस की क्या इस टाइम अथेंटिसिटी है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी फील्ड में, तो हमारी पहली डिस्कशन यही होती है कि जी पाकिस्तान जो है वो इस फील्ड में 50 साल फॉरेन कंट्रीज से पीछे है। तो जब हम बात करते हैं फोरेंसिक साइंस की, तो फोरेंसिक साइंस में पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल फॉरेन कंट्रीज के इक्वल है। जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड प्रोटोकॉल्स हैं यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, जो भी ग्लोबली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पाकिस्तान फोरेंसिक साइंस में उनके इक्वल है। स्पेशली पंजाब में, क्योंकि पंजाब में है फोरेंसिक साइंस एजेंसी लैब है जिसमें 14 फोरेंसिक के डिपार्टमेंट हैं। और ये आईएसओ सर्टिफाइड लैब है। इसके प्रोटोकॉल जो है ये सारे बिल्कुल जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के एरियाज की, तो सिंध में अगर हम बात करें तो डीएनए एंड सेरोलॉजी में जो है फोरेंसिक की भी बहुत अप टू डेट लैब है। लेकिन उनके पास जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो उनके पास इतनी नहीं है। फॉर एग्जांपल उनके पास पॉलीग्राफी और क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन इतनी एडवांस नहीं है जितनी पंजाब में। और दूसरी साइड पे जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान और केपी साइड में, तो इसमें डीएनए और सेरोलॉजी की लैब जो है वो नहीं है। केपी में तो जो है डीएनए एंड सेरोलॉजी लैब जो है वो स्टेब्लिश नहीं है। जबकि जो इनके दूसरे डिपार्टमेंट हैं लाइक ट्रेस केमिस्ट्री, कंप्यूटर फोरेंसिक, मोबाइल फोरेंसिक, ये केपी के में भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। स्पेशली जो है ट्रेस केमिस्ट्री में केपी की बहुत एस्टेब्लिश लैब है। और इनका एक्सप्लोसिव स्कूल है जिस पे जो है इनका वर्क जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन फिर भी जो है अगर आप बात करें पंजाब के अलावा दूसरे प्रोविंसेस की, तो उनमें कोई ना कोई लूप होल्स प्रेजेंट है कि उनमें जो है वो डिपार्टमेंट्स मिसिंग है। एज अ कॉमन पर्सन अगर कोई इंसिडेंट हम देखते हैं, हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, और सबसे पहले हमने उस सीन को क्या करना है, कॉर्डन ऑफ कर देना है। मैक्सिमम ये कोशिश करनी है कि उस सीन को जो है वो हम कॉर्डन कर दें, वहाँ पे कॉमन लोग जो है उनकी एंट्री ना हो। इस तरह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो क्राइम सीन है वो रहेगा प्रिजर्व। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने कॉल करनी है पुलिस को। ये बातें आप लोग नोट कर लें कि ऑफिशियली कोई भी क्राइम सीन प्रोसेस करने के लिए हमें जो है वो ज़रूरत होगी पुलिस की। पुलिस जो है वो कॉल करेगी पीएफएसए को। और ये भी इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि जब तक हम पुलिस को नहीं कहेंगे कि हम अपना क्राइम सीन प्रोसेस करना चाह रहे हैं पीएफएसए से, तो पुलिस भी जो है वो हतुल इम्कान कोशिश करती है कि वो अवॉइड करे इन चीज़ों को। क्योंकि वो इन साइंटिफिक चीज़ों को जो है वो लेकर चलना जो है फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर बंदे के पास ये नॉलेज नहीं होगा कि उनका राइट है कि वो पीएफएसए से क्राइम सीन
प्रोसेस करने के लिए जो है वो क्राइम सीन यूनिट को बुलाएं, तब तक जो है वो पुलिस भी आपकी हेल्प नहीं करेगी। इसलिए बहुत ये इम्पोर्टेंट नॉलेज है कि अगर कोई भी क्राइम सीन हो जाता है तो उसके लिए पुलिस को कॉल की जाए और पीएफएसए की हेल्प ली जाए। अब पंजाब साइड पे जो है हमारे पास ये 14 डिपार्टमेंट हैं जो कि क्राइम सीन को प्रोसेस करते हैं। और इसमें है फोरेंसिक फोटोग्राफी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है क्राइम सीन प्रोसेसिंग का वो है कि आप सीन को फोटोग्राफ कर लें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये समझते हैं कि ऐसे एरिया में क्राइम सीन हो गया है जहाँ पे पुलिस को और क्राइम सीन यूनिट को जो है सीएसआई यूनिट को आते हुए टाइम लगेगा, तो वहाँ पे आप जो है कोशिश करें कि आप उधर मैक्सिमम फोटोग्राफी कर लें। सीन को जो है वो खराब किए बगैर जो है वो आपने उसकी मैक्सिमम फोटोग्राफी कर लेनी है। ठीक है, बाकी कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनका मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। और इनको जो है वो एक वेबिनार में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो उनका बस मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी है, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर क्राइम सीन पे कोई टॉक्सिक वगैरह यूज़ हुआ है, कोई पॉइजन यूज़ हुआ है, तो उसको एनालाइज कराने के लिए हम इसको कौन सी यूनिट में भेजेंगे, टॉक्सिकोलॉजी में। और नेक्स्ट है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स भी नाम से पता चल रहा है कि ये आइडेंटिफिकेशन होती है इससे, ड्रग्स वगैरह की। तो बाकी जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, मोबाइल फोरेंसिक हमारे पास क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास आज कल जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो 70 to 80% जो है वो थ्रू मोबाइल हो रहे हैं। और इसको हम कह सकते हैं डिजिटल एविडेंस। ज़्यादातर क्राइम जो है वो इसमें मोबाइल और कंप्यूटर जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप के पास आ जाएगा ईमी नंबर। अगर आपके पास ईमी नंबर है, ईमी नंबर जो है वो मोबाइल के बॉक्स पे भी लिखा होता है, तो ईमी नंबर से आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इस मोबाइल में जो है वो कितनी सिम चल रही हैं, उनके नंबर आपको मिल जाते हैं। जब मोबाइल नंबर मिल जाते हैं तो आपको उसकी लोकेशन मिल जाती है। जब तक एक मोबाइल फ़ोन ऑन होगा तो आप उसकी लोकेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक केस स्टडी के थ्रू दूंगी कि एक इजी पैसा शॉप थी और उसमें जो ऑनर था उसके पैसे जो है वो इजी पैसा अकाउंट से चोरी होना शुरू हो गए थे। ट्रांजैक्शन हो रही थी लेकिन उसको नहीं पता चला कि ये ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है। तो फिर उसने जो है जिस मोबाइल नंबर से पैसे ट्रांसफर हो रहे थे उस मोबाइल नंबर के थ्रू जो है उसने पीएफएसए से एनालाइज कराया कि इसका ईमी नंबर क्या है। जब ईमी नंबर पता चल गया तो पता चल गया कि इस मोबाइल में इस सिम के अलावा दो नंबर और ऑन है। जब वो नंबर पता चल गए तो उस नंबर से पता चल जाती है इसकी फैमिली ट्री। नंबर से पता चल गया फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में पता चला कि जी वो नंबर जो है ये साहिवाल में यूज हो रहा है। तो वहां से उस जो ऑनर था शॉप का उसको क्लू मिल गया कि जी ये साहिवाल का तो बंदा जो है वो मैंने अपनी दुकान में नया रखा है, अपने साथ हेल्पर रखा है। तो इसका मतलब है कि ये हेल्पर जो है अपने किसी रिलेटिव की सिम यूज कर रहा है। इवन कि वो किसी फीमेल के नाम पे थी सिम, लेकिन उसकी फैमिली ट्री से और उसकी लोकेशन से उसको पता चल गया कि ये नंबर जो है वो
मेरे हेल्पर ने जो है यूज़ किया है, और उसने जो है मेरा अकाउंट हैक कर लिया, और उसकी वजह से ये जो है वो मेरे पैसे चोरी हो रहे हैं। तो क्राइम सीन एनालिसिस जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि आप साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, और आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जो है वो ज्वाइंट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये नॉलेज होगा कि आपके पास मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से आपको ईमी नंबर पता चल सकता है, ईमी नंबर से आपको जो है वो पता चल सकते हैं कि इस पे जो है वो और कितनी सिम्स यूज़ हो रही हैं, उसकी लोकेशन पता चल रही है। दूसरे नंबर पे आ जाता है सीडीआर। सीडीआर क्या है? कॉल डेटा रिकॉर्ड, कि इस मोबाइल पे कितने नंबर से कितने नंबर से कॉल्स आई हैं, कितने नंबर से इस पे मैसेजेस आए हैं, क्या ड्यूरेशन थी कॉल्स की। तो इन चीज़ों को पता करते हुए जो है वो आपको मोबाइल से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि किसी भी जगह पे कोई भी ब्लास्ट हो जाता है, तो फिर वहां पे अप्लाई की जाती है जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग से पता चल जाता है कि जी इस एरिया में इतने नंबर से कॉल आई थी, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें ये पता चल जाता है कि कोई कॉल जो है वो अफगानिस्तान से आई हुई है या बलूचिस्तान से आई हुई है। तो वो उसी टाइम वो कॉल जो है वो पता चल जाता है कि ये दूसरे नंबर से जो है वो डिफरेंट है। जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चल जाता है कि जी इसी कॉल को लिंक किया जाता है फैसिलिटेटर से, कि इस फैसिलिटेटर ने जो है यहाँ पे ब्लास्ट करवाया। नेक्स्ट जो है ये है कंप्यूटर फोरेंसिक। कंप्यूटर फोरेंसिक जो है आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है डिजिटल क्राइम्स में, जिसमें जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे जो है वो प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं। इवन के जो हाई प्रोफाइल हमारे पास बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा और टीटीपी, वो भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को जो है वो यूटिलाइज कर रही हैं। और कंप्यूटर फोरेंसिक में जो पीएफएसए के पास फैसिलिटी है, वो आपको ये भी बता सकती है इवन के जो डाटा डिलीट हुआ होगा वो आपको रिकवर करके सारा दे देगी, कि इस पे जो है वो कौन कौन सा सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है, उनके पासवर्ड वो आपको रिकवर कर देती है। जब पासवर्ड रिकवर हो जाते हैं तो वो सारा डाटा जो है वो उससे रिट्रीव किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फायर आर्म एंड टूल मार्क्स आइडेंटिफिकेशन। ये हमें क्या बताता है कि सस्पेक्ट ने क्राइम सीन प्रोसेस करने के लिए यही गन यूज की थी या नहीं की थी। दीज बुलेट्स कम फ्रॉम दैट गन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे फिंगरप्रिंट होते हैं, हर पर्सन के यूनिक फिंगरप्रिंट होते हैं दूसरे से, इसी तरह हर गन जो है उससे जो बुलेट फायर होती है वो उस पे यूनिक प्रिंट कर देती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्राइम सीन हुआ है और उससे आपको एक बुलेट रिकवर हुई है, लेकिन वेपन रिकवर नहीं हुआ, और उसके 10 साल बाद, 15 साल बाद जो है वो सेम कोई क्राइम सीन हुआ है, उससे बुलेट और वेपन दोनों रिकवर हो गए हैं। तो पीएफएसए वाले आपको ये एनालाइज करके बता देंगे कि ये सीन और ये जो 15 साल बाद सीन हुआ है, ये दोनों में जो है वो सेम वेपन यूज हुआ है। यानी कि जिस तरह ह्यूमन बीइंग जो है उसमें फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इसी तरह जो है वेपन, इनके भी जो प्रिंट है वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और पीएफएसए में जो है इसका बकायदा डेटाबेस मौजूद है, जिसको आईपीएस सिस्टम कहा जाता है। और इसमें जो है वो तमाम केसेस जो है वो स्टोर हो रहे हैं। और आज से अगर कोई 10-15 साल बाद भी ऐसा केस होता है जिसमें सेम वेपन यूज हुआ है, तो उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑडियो वीडियो एनालिसिस।
इस चीज़ से भी आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि आज कल स्पेशली लाहौर में जैसे यूज़ हुए हुए हैं। सेफ सिटी है हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरे लाहौर में कैमरास इंस्टॉल करवाए हैं। और हमारे जो 95% केसेस हैं टेररिज्म के, बाकी केसेस हैं वो सॉल्व होते हैं थ्रू ऑडियो वीडियो एनालिसिस। तो इसमें पीएफएसए वाले जो है इनके पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ये आपको एक वीडियो जो है उसको क्लियर करके भी देंगे, और वीडियो से आपको इमेज एक्सट्रैक्ट करके देंगे। अगर आपके पास एक इमेज है और एक वीडियो है, आप उसको मैच करना चाहते हैं, वो भी आपको करके देंगे। तो मैं इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ कि दाता दरबार में ब्लास्ट हुआ था 2019 में। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में ये आया था कि एक 15-16 साल का बच्चा है, उसने एक वेस्ट कोट पहनी हुई है। वो आता है पुलिस की गाड़ी के पास, दाता दरबार के गेट के पास जो है वो एलीट की वैन खड़ी है, उसके पास आता है और ब्लास्ट हो जाता है। तो जो उसका एनालिसिस करवाया गया था, वीडियो में तो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि एक बच्चा है, वो भी ब्लर नजर आ रहा था, कि इतना ज्यादा क्लियर नहीं था। लेकिन जब वो एनालिसिस के लिए वीडियो भेजी गई पीएफएसए में, तो पीएफएसए ने उसमें जो उस सस्पेक्ट ने MP3 पहने हुए थे, इवन उसको भी मैच करके दिखाया। जो क्राइम सीन से MP3 रिकवर हुए थे, उनको मैच किया गया कि जो उस सस्पेक्ट ने MP3 पहने। तो लिहाजा जो हमें हमारे नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि अगर हमारे पास वीडियो है तो हम उसको किस कदर यूटिलाइज कर सकते हैं। पीएफएसए वाले हमें उसको क्लियर करके देंगे, उसको कंपेयर करके देंगे, उस पे ऑफिशियल रिपोर्ट बनाकर देंगे कि आपका ये कंपैरिजन जो है ये पॉसिबल है। और बाकायदा उसी रिपोर्ट की बेस पे जो है वो कन्विक्शन भी होती है। डिपार्टमेंट है हमारा ट्रेस केमिस्ट्री। ट्रेस केमिस्ट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है। इसमें एनालिसिस किया जाता है कोई भी मटेरियल जो ट्रेस अमाउंट में होगा, लेकिन वो लिंक कर रहा है सस्पेक्ट को क्राइम सीन के साथ, तो उसकी जो एनालिसिस है वो हम ट्रेस केमिस्ट्री से करा सकते हैं। इससे आपको पता चल रहा है कि अगर कोई क्राइम सीन हुआ है और वहां पे कालीन बिछा हुआ है एक रेड कलर का, और उस टाइम क्राइम सीन से हमें वहां से कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिलता, लेकिन जितने लोगों पे शक होता है उनको उनके घरों पर जाके रेड किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, और किसी एक पर्सन के ऊपर से वही रेड कलर का फाइबर मिल जाता है। तो इसको किस तरह रिलेट किया जा सकता है कि ये ट्रेस एविडेंस जो है इसका एनालिसिस पॉसिबल है थ्रू ट्रेस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। दूसरा, क्राइम सीन पे अगर हमें इस तरह के ब्लड्स मिल जाते हैं, स्प्लैश मिल जाते हैं, तो आम पर्सन यही समझेगा कि ये चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। लेकिन पीएफएसए वाले जो है वो इस पैटर्न को भी देख के बता सकते हैं कि ये जो है सुसाइड है, मर्डर है, इसमें गन यूज़ हुई है या कोई और वेपन यूज़ हुआ है, या मर्डर की जो है वो नोयत क्या होगी। ठीक है। एक पर्सन जो है वो अपने हाथ से फायर करता है, लेकिन वो इस चीज का इनकार कर रहा है कि मैंने फायर नहीं किया। तो जब उसके हाथों को जो है वो देखा जाएगा लैब में, तो उसके ऊपर से रेजिड्यू जो रिकवर होंगे वो ये बता देंगे कि जी इस पर्सन ने फायर किया। इसको हम कहते हैं गन शॉट रेजिड्यू। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारे पास क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आजकल सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो रहे हैं, बैंक में फ्रॉड हो रहे हैं, लोग जो हैं वो
फ्रॉड कर रहे हैं बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू, तो उसका जो भी एनालिसिस होगा वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होगा। जब भी किसी जगह पे कोई झगड़ा हो जाता है और वहां पे साइन किया जाता है, एफिडेविट साइन किया जाता है, उस एफिडेविट की नोयत को आपने जानना हो कि ये जो है ये फेक है या ट्रू है, तो ये सारी जो है एनालिसिस कहाँ होगा, क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन में। किसी जगह पे जो है वो मर्डर होता है और उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है सुसाइड, और सुसाइड नोट भी लिख दिया जाता है। तो वो सुसाइड नोट अगर एनालिसिस के लिए हम पीएफएसए में भेजें तो वो उसकी हैंड राइटिंग से, उसके एनालिसिस से ये बता सकते हैं कि वो ट्रू है या फेक है। तो इसका सेकंड लास्ट पॉइंट है द एग्जामिनेशन ऑफ इंडेंटेशन ऑन पेपर। तो इससे क्या मुराद है कि अगर हम एक पेपर है उसके ऊपर हम दूसरा पेपर रख के राइटिंग करते हैं और वो पेपर हम उठा लेते हैं, लेकिन नीचे पेपर पे मार्क आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। कि उसके ऊपर राइटिंग तो नहीं है लेकिन सिर्फ इम्प्रेशन है, उसका एनालिसिस भी जो है वो पीएफएसए में हो सकता है। फेक डॉक्यूमेंट का एनालिसिस हो सकता है, जैसे कि मुस्लिम लीग नून का एक केस हुआ था और उसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया था जिसमें फ़ॉन्ट यूज़ हुआ हुआ था 2016 का, लेकिन वो क्लेम कर रहे थे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो 1998 का है। तो इस तरह के एनालिसिस जो है वो आम पर्सन की जो समझ में नहीं आ रहे होते, वो पीएफएसए में एनालिसिस हो जाता है कि डॉक्यूमेंट ट्रू है या फेक है। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट है डीएनए एंड सेरोलॉजी। डीएनए जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, और ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, जिसको कवर करने के लिए अगर हम पूरी एक बुक भी लिख दें तो वो भी हमारे लिए कंसाइज होगी, लेकिन इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया जा सकता है इस तरह से कि पीएफएसए में एनालिसिस होता है डीएनए का, कि डीएनए किसी जगह पे मौजूद है या मौजूद नहीं था, या फिर इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल कोई भी क्राइम सीन हो गया, वहां पे कोई मास्क पड़ा था, कोई ड्रेस था, कोई ऐसी चीज थी जो सस्पेक्ट ने यूटिलाइज की हो, तो हम जो है वो उसका एनालिसिस पीएफएसए से करवा सकते हैं। डीएनए के एविडेंस के लिए हमें सस्पेक्ट का रेफरेंस सैंपल चाहिए, यानी जितने भी लोगों पे हमें डाउट है उनका हम रेफरेंस सैंपल पीएफएसए में भिजवाएंगे, और वो हमें बता देंगे कि ये इसके साथ मैच है या मैच नहीं है। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग ये एक कॉमन एविडेंस है, और पुलिस में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, हमारे क्राइम सीन में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, इसको प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा इजी है। इसके डाटाबेस हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है, नादरा में। तो अगर कोई भी क्राइम सीन होता है उसके लिए कंडीशन ये है कि आपने उसको जो है वो कंटेमिनेट नहीं करना, उसको मिस हैंडल नहीं करना। अगर आप उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं और क्राइम सीन यूनिट को बुलाते हैं, वो वहां से आपके क्राइम सीन जो है वो उनको जो है वो प्रिजर्व कर लेंगे, और वो नादरा के थ्रू भी मैच हो जाते हैं। जो भी मोस्टली रॉबरी के केसेस होते हैं, मर्डर के केसेस होते हैं, इनमें सबसे यूजफुल एविडेंस हमारा पाकिस्तान में आज तक जो है वो फिंगरप्रिंटिंग है। नेक्स्ट है कलेक्शन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। एक कॉमन पर्सन के नॉलेज के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि एविडेंस ले तो लिया है लेकिन उसकी कलेक्शन और पैकेजिंग जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे प्रोफेशनल क्राइम सीन यूनिट नहीं पहुंच सकी और पुलिस ही उसको प्रोसेस कर रही है, तो आपके पास भी इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उनको बताएं
कि जी उन्होंने ग्लव यूज करने हैं। हर एविडेंस को उन्होंने उठाते हुए सेपरेट ग्लव यूज करने हैं। किसी भी चीज को उन्होंने डायरेक्ट यूज नहीं करना। क्राइम सीन पे आप अवॉइड करें कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग, क्योंकि इससे जो है वो आपका एविडेंस कंटेमिनेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी हैं और एविडेंस की सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी हैं। जैसा कि कोरोना से हमें इतना नॉलेज तो मिल गया है कि अगर हम किसी क्राइम सीन पे जाते हैं, वहाँ पे ब्लड है और उस पर्सन को जो है वो कोई HIV या कोई ऐसा वायरस है, तो वो वायरस आप में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए हमें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है वो यूटिलाइज करने चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जो है मटेरियल इसको आप पैक कर रहे हैं, उसकी नोयत के मुताबिक आपने उसकी पैकिंग लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बायोलॉजिकल मटेरियल है तो उसके लिए होना चाहिए पेपर बैग। अगर कोई नॉन बायोलॉजिकल है तो उसके लिए आप नायलॉन बैग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा एविडेंस है जिसमें कोई आर्सन वगैरह है तो उसके लिए आप मेटल कैन यूज़ करें। अगर कोई एक्सप्लोसिव है तो उसके लिए ग्लास होना चाहिए। अगर कोई ऐसा है कि कोई लिक्विड है तो उसके लिए आप ग्लास वायल यूज़ करें। हर एविडेंस के लिए सेपरेट पेपर बैग और बैग्स होंगे। उनको टाइमली कलेक्ट करना, उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करना, उनके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लेबलिंग जब तक नहीं होगी तब तक हमारे जो है एविडेंस ये किसी काम के भी नहीं होंगे। चेन ऑफ कस्टडी क्या है? चेन ऑफ कस्टडी का आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉमन पर्सन के लिए, कि जो आपका एविडेंस ले रहा है पर्सन, पुलिस हैंड ओवर कर रही है PFSA के, PFSA जो है हैंड ओवर कर रहे हैं किस ऑफिशियल के, ये सारी प्रॉपर उसके ऊपर लेबलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि इसको जानबूझकर किसी एक नेम को उसमें से मिस कर दिया जाता है और कोर्ट में ऐसे केसेस जो है उनकी एक्विटल हो जाती है। तो अगर कॉमन पर्सन के पास ये नॉलेज होगा तो इन सारी चीज़ों का वो खुद ध्यान रखेगा कि उसकी किसी एविडेंस में कोई टैंपरिंग ना हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ केस स्टडीज को। जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो PFSA का जो है सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है। थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऐसे हैं जो PFSA के थ्रू सॉल्व हुए हैं, जिसमें मर्डर के केसेस हैं, होमिसाइड के केसेस हैं, टेररिज्म के केसेस हैं, और PFSA के 14 डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें यूटिलाइज हुए हैं। तो इन सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। इस शॉर्ट टाइम में हम कुछ केस स्टडी को डिस्कस करते हैं जिससे हम जो है इसके फोरेंसिक डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस को और एफिशिएंसी को एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल है, 2017 में एक माइनर गर्ल का रेप हुआ, जो कि पुलिस ने कन्फेस भी करवा लिया एक पर्सन से, कि उसने मान लिया कि जी ये रेप उसी ने किया है। लेकिन उसके चंद साल बाद दोबारा एक सस्पेक्ट पकड़ा गया है कराची में, और उसने अपनी इंटेरोगेशन में क्या बताया कि जी पंजाब में जो 2017 में केस हुआ था वो उसी ने रेप किया था। जब इसका DNA एनालिसिस करवाया गया और PFSA से मैच हुआ तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि 2017 में जो रेप था वो इसी पर्सन ने किया। इस तरह जो इनोसेंट पर्सन था उसको उस केस में एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये चीज़ें जो हैं, DNA और DNA का एनालिसिस और PFSA में उसका डेटाबेस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सस्पेक्ट को जो है वो गिल्टी करने के लिए और इनोसेंट पर्सन को एक्सक्लूड करने के लिए। हमारे इर्द गिर्द ऐसे जो है वो बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। इसमें जो है वो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्राइम सीन को जो है प्रिजर्व करना, क्राइम सीन के हर एविडेंस को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका एनालिसिस हमारे लिए कई साल तक जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए कि ये समझ लिया जाए कि जी इसका एनालिसिस का फॉर द टाइम बिंग कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है या हमारे पास सस्पेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो
अवॉइड करनी चाहिए, और ये चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल होंगी अगर कॉमन पर्सन के पास ये नॉलेज है कि अगर हमारे पास अभी सस्पेक्ट का रेफरेंस सैंपल नहीं है तो वो हमारे पास कुछ सालों बाद भी आ जाएगा, तो हम इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह की एक केस स्टडी है जिसमें जो है लाहौर का ये केस था। टाउनशिप एरिया में जो है वो एक चाइल्ड का पहले रेप हुआ और देन उसको मर्डर हो गया। अब जो पुलिस ने कन्फेस करा लिया इमाम मस्जिद से कि ये जो है मर्डर उसी ने किया है। लेकिन जब पीएफएसए में उस इमाम मस्जिद की पोलीग्राफी टेस्ट हुआ तो वो उसका नेगेटिव आया था, और पीएफएसए ने कहा कि इस पर्सन ने इसका मर्डर नहीं किया। दोबारा एनालिसिस हुआ क्राइम सीन का। क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल लिए गए, और उसी तरह जो है फिर इंटेरोगेशन में जो है एक पर्सन जो है जो नियरली वहाँ का कोई बार्बर था, उससे उसके फिंगरप्रिंट भी मैच हो गए, उसका डीएनए एनालिसिस जब करवाया गया वो भी उससे मैच हो गया। फिर जब पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब है कि जी, डू नॉट बिलीव एनीवन, और क्राइम सीन पे जो एविडेंस होंगे उनकी प्रॉपर कलेक्शन और प्रॉपर एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इन चीज़ों का हम तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि जी पाकिस्तान में कौन कौन सी फोरेंसिक सर्विसेज तो स्किन का कलर, उसके बालों का कलर भी पता चल सकता है। तो लेकिन पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में क्या होगा, डीएनए का एनालिसिस होगा, वो बताएंगे कि जी ये पर्सन का डीएनए इसके साथ मैच है या मैच नहीं है। ये डीएनए एविडेंस जो आपने उठाया है ये फीमेल का है या मेल का है, ये मिक्सचर है एक से दो पर्सन का, तीन का, चार का, चार तक लोगों का मिक्सचर जो है वो पीएफएस से एनालिसिस करके बता सकती है कि ये डीएनए चार लोगों का मिक्सचर है। लेकिन उससे ज़्यादा एनालिसिस वो नहीं बता सकती। इसलिए हमें ये पता होना कि पाकिस्तान में जो है वो कौन कौन से फोरेंसिक डिपार्टमेंट हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और उनकी रिपोर्ट जो है वो ऑफिशियल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमें पता नहीं होंगी तब तक जो है वो हम इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते।